नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि असम एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री आज डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग पर उतरेंगे और वहां फाइटर्स ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर का विशेष हवाई प्रदर्शन देखेंगे। ईएलएफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपनी तरह का पहला केंद्र है और इसे इंडियन एयरफोर्स के सहयोग से विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है ताकि इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और भी टेक ऑफ को सुगम बनाया जा सके। सुविधा नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं या ज़रूरतों के दौरान बचाव और राहत ऑपरेशन को तेज़ी से शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण के रूप में काम करेगी। इसके साथ ही डुअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डिज़ाइन किया गया ईएलएफ 40 टन तक के फाइटर एयरक्राफ्ट और 74 टन तक के टेक ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को संभालने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा है कि 2019 में आज के दिन पुलवामा में अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर नायकों को याद कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश शहीद जवानों को बलिदान को कभी नहीं भूलेगी और उनकी वीरता हमेशा देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में कई जवान शहीद हुए थे, जिनकी स्मृति में पूरे देश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में आयोजित दिल्ली खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के महिला मंत्री आशीष सूद और भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने युवाओं से खेलों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इस अवसर पर शिखर धवन ने भी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अनुशासन और समर्पण की सफलता की कुंजी बताया। आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, कोच और खेल प्रेमी मौजूद रहे। और दिल्ली में आयोजित दिल्ली खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के मंत्री आशीष सूद और भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं से खेलों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इस अवसर पर शिखर धवन ने भी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अनुशासन और समर्पण को सफलता की कुंजी बताया। आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, कोच और खेल प्रेमी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनमें भूमि, पुलिस, राजस्व और जन कल्याण योजना से जुड़ी शिकायतें शामिल थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समाधान किया जाए और सरकार का कहना है कि जनता दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का सीधे सुनकर उनका शीघ्र निस्तारण करना है। और गोरखपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि समय रहते हुए लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया जा सके। इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ लोगों से सीधा संवाद किया है। एक एक करके सीएम योगी आदित्यनाथ सभी की शिकायत सुनते हुए नजर आए हैं। सभी ने अपनी शिकायतों से अवगत करवाया है सीएम योगी आदित्यनाथ को। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। सरकार का कहना है कि जनता दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका शीघ्र निस्तारण करना है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्षी दलों के आचरण को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ दलों के व्यवहार के कारण सदन आहत महसूस कर रहा है और इसकी झलक अभिभाषण के दौरान भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ऐसे हालात थे जब बेटियां असुरक्षित महसूस करती थी और व्यापारी अपना कारोबार समेटने को मजबूर होते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के आचरण से सदन की गरिमा प्रभावित हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में बहुत कम अवसर ऐसे आए हैं जब सदन की कार्रवाई बाधित हुई हो और सरकार सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आचरण जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा आचरण नहीं था और उस अच्छे आचरण की दृष्टि से आज इस सदन की अभिभाषण की शुरुआत में यहीं से करता हूं। अचानक प्रदेश का परसेप्शन खराब नहीं हुआ था, अचानक नहीं हुआ था, यही आचरण था जिस आचरण से बिटिया घबराती थी और व्यापारी कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहां पर देखने को मिल रही थी और वह किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। आपकी बात व्यवहारिक थी और आप व्यवहारिक बात बोलने का प्रयास भी करते हैं। अलग विषय है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीजें लग रही थी। मैं आपकी सभी बातों का जवाब भी दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी के और मुख्य विपक्षी दलों के इस आचरण के कारण उत्तर प्रदेश का पूरा सदन अपने आप को आहत महसूस कर रहा था। आहत इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि यह अच्छी बात है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान बहुत कम समय ऐसा था कि जब सदन की कार्रवाई बाधित हुई। ज्यादातर समय में लोगों ने रुचि ली है और अपनी बात को प्रभावी ढंग से सदन में रखा है और मंत्रियों ने उसका जवाब दिया है, अन्यथा उसका संज्ञान जरूर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया है और केंद्रीय मंत्री के आगमन पर एयरपोर्ट परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की गई थी और पार्टी कार्यकर्ता समर्थकों ने भी उनका अभिनंदन किया है। सीएम ने राज्य में उनके आगमन को महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस दौरे को उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार वे अपने प्रवास के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे, नई योजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे। और देहरादून से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने भी उनका अभिनंदन किया है और इसके साथ ही बता दें कि परिसर में विशेष व्यवस्था की गई थी। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी उनका अभिनंदन किया। सीएम ने राज्य में उनके आगमन को महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस दौरे को उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार वे अपने प्रवास के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और नई योजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे। भारत भवन में अपनी 44वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत परंपरागत स्वागत और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में नृत्य, लोकगीत और रंगारंग नाट्य प्रस्तुतियां दिखाई दी हैं, जिन्होंने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भारत भवन में पिछले 4 दशकों में कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने कलाकारों और आयोजकों की सराहना करते हुए कहा, ऐसे कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। समारोह के अंत में उपस्थित अतिथियों और दर्शकों ने सांस्कृतिक आयोजन की प्रशंसा की और भारत भवन के उज्जवल भविष्य की कामना की है। और भारत भवन ने अपनी 44वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत परंपरागत स्वागत और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में नृत्य, लोकगीत और रंगारंग नाट्य प्रस्तुतियां दिखाई दी, जिन्होंने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भारत भवन ने पिछले 4 दशकों में कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कलाकारों और आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। समारोह के अंत में उपस्थित अतिथियों और दर्शकों ने सांस्कृतिक आयोजन की प्रशंसा की और भारत भवन के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने श्री जगन्नाथ दर्शन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के श्रद्धालुओं को भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को नई दिशा देते हुए एक नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। सरकार का दावा है कि इन पहलों से नबरनपुर और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत शुरू की जा रही है योजनाओं से यातायात व्यवस्था, स्वच्छता, स्मार्ट लाइटिंग और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार होगा। सरकार का कहना है कि इन परियोजना के पूरा होने से पणजी शहर के विकास को नई गति मिलेगी और नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बजट पर आयोजित यूथ सेमिनार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं में बजट को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बजट के माध्यम से स्वयं आगे बढ़ने और दूसरों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिल रही है। डिप्टी सीएम ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि केवल रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले भी बने। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश इस समय तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है और दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत और उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने युवाओं में जबरदस्त उत्साह है, बजट को लेकर के भी उत्साह है और बजट के माध्यम से स्वयं आगे बढ़ने और लोगों को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साह है। और मैंने सभी का आह्वान किया है कि आप रोजगार पाने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला भी बनिए। इस समय देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर है। दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत आना चाहते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं और उनका सबका हम स्वागत कर रहे हैं। और ये बड़े पैमाने पे जो निवेश आ रहा है, ये चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के कारण आ रहा है। सड़कों का नेटवर्क अच्छा है, रेल का नेटवर्क अच्छा है, हवाई नेटवर्क अच्छा है और अब तो जलमार्ग भी जो का नेटवर्क वह भी प्रयागराज से शुरू होने जा रहा है, हल्दिया का। तो इसके कारण से बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा और विकसित भारत जो 2047 आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य रखा गया है, उसको निश्चित तौर से समय से पूरा प्राप्त करने में हम लोग सफल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देशवासियों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच हुए
डील में देश के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समय किसानों और देश की सेवा के लिए समर्पित हैं और उन्होंने किसानों की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाकर उन्हें लागू किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हित की रक्षा करने और भारत को आत्मनिर्भर विकसित बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे एमएसएमई, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। राहुल गांधी बार बार सेब की बात कर रहे हैं। 5,50,000 मीट्रिक टन सेब हम आयात करते हैं, उसमें से सीमित बहुत छोटा कोटा, और वो भी किन शर्तों पर? न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया किलो और उस पर 25 रुपया प्रति किलो शुल्क। मतलब लैंडिंग कास्ट ही 105 रुपया है। फिर किसानों का हित कैसे? अखरोट के मामले में भी लगातार गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पहले से ही भारत 60,000 मीट्रिक टन अखरोट आयात करता रहा है, उसमें से केवल 13,000 का कोटा, सीमित कोटा दिया गया है। इससे किसानों का अहित कैसे होगा? सोयाबीन और मक्का, कॉर्न पर कोई भी रियायत नहीं दी गई है। राहुल गांधी का यह दावा कि कांग्रेस की सरकार के समय आयात के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पूरी तरह से झूठ है। कांग्रेस शासन के दौरान भी 20 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात होता था। डेयरी उत्पाद भी आयात किए जाते थे। देश को जब जरूरत होती है, जिस चीज की कमी होती है, आयात किया जाता है। राहुल गांधी को देश को यह बताना चाहिए कि वो बेशर्मी से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। किसानों को गुमराह करने की कब तक कोशिश करते रहेंगे। किसानों के साथ उनका ये व्यवहार बहुत दुखद है और उनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर पल हर क्षण किसान और देश की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने किसान के कल्याण की अनेकों योजनाएं बना के उन्हें लागू कर किसान की जिंदगी बदली है और आगे भी किसानों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए वे काम करते रहेंगे। भद्रवाह में स्थित मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भारी बर्फबारी के 15 दिन बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है।
इस क्षेत्र में लगातार हुई बर्फबारी के कारण बता दें कि पर्यटकों के लिए अस्थायी रूप से बंद था। अब सड़कें और ट्रैक साफ कर दिए गए हैं, जिससे पर्यटक सुरक्षित रूप से इस सुंदर हिल स्टेशन का आनंद ले सकते हैं। पर्यटन विभाग ने सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की भी संभावना है। लैथपोरा में पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सुरक्षा बलों के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया है। समारोह के दौरान शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया और उनके बलिदान को याद करते हुए पुष्पचक्र अर्पित किए गए। वक्ताओं ने कहा कि देश उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूल सकता और उनकी शहादत राष्ट्र की एकता और अखंडता की प्रेरणा बनी रहेगी। बरसी के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन ने शहीद परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र उनके साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली प्रशासन ने इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों में पानी का नियमित छिड़काव शुरू किया है। प्रशासन का कहना है कि पानी का यह छिड़काव धूल और प्रदूषण कणों को नियंत्रित करने में मदद करेगा और नागरिकों के लिए स्वच्छ वायु सुनिश्चित करेगा। इस कदम के तहत मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष मशीनों और फायर ब्रिगेड की सहायता से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अधिकारियों ने जनता से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की सलाह भी दी है। राजौरी जिले के इलाके में एलओसी के पास जंगल में आग लग गई है। अधिकारियों ने मौके पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय दमकल टीमों को तैनात कर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आग का कारण प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन जांच जारी है। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के इलाकों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और आग से दूर रहने की चेतावनी दी है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम कोलंबो हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये हाई वोल्टेज मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले को लेकर दोनों टीमों के प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। टीम इंडिया अब अभ्यास सत्र के जरिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देगी। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस रोमांचक मुकाबले पर टिकी हैं, जिससे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है। और इसके साथ ही आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये हाई वोल्टेज मैच 15 फरवरी को कोलंबो के स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले को लेकर दोनों टीमों के प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। टीम इंडिया अब अभ्यास सत्र के जरिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देगी। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस रोमांचक मुकाबले पर टिकी हैं, जिसे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशन।